हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 27 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। माई गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स 7 ईयर ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, ये हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। फाइन। तो अभी के जो माई गवर्नमेंट है जो 2014 में लॉन्च हुआ होगा, आपने देखा होगा। जैसे ये एक पोर्टल है। फाइन। जैसे अभी कोरोना आया तो उन्होंने माई गवर्नमेंट ने कोरोना डेस्क बनाया टेलीग्राम वगैरह पे। तो इस तरह के माई गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इशू मतलब कि स्टार्ट किए कुछ इनिशिएटिव हैं। फाइन। तो माई गवर्न था, ये लॉन्च हुआ था 2014 में। ये एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो सिटीजन्स हैं वो एंगेज हो सके, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशली उनके लिए काम करे, सिटीजन्स के लिए। और गवर्नमेंट क्या कर सके, एनकरेज कर सके सभी सिटीजन्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, सो दैट हम अपनी कंट्री को अच्छे वे में गवर्न कर सकें। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, मेन एम हम सिटीजन्स को इसलिए एनकरेज कर रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिसीज़ में क्या करेंगे, अपना इंटरफेयर करेंगे कि किस तरह से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना चाहिए। हम पब्लिक के ओपिनियन लेंगे विच आर बेस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर। फाइन। तो माई गवर्नमेंट था, ये एक पार्ट था डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के सेक्शन 8 के अंडर आता है। अब आप देख सकते हो अभी 7 साल हो तो गए हैं, तो माई गवर्नमेंट के अभी तक क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ये क्या करता है, टाइमली मैनर में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी किसी भी सिटीजन को चाहिए। इसके अलावा जो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे माई गवर्नमेंट साथी हैं, इसमें नियर अबाउट जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो भी 185 लाख हैं, जो अपने आइडियाज और सजेशन देते हैं ऑन वेरियस पॉलिसीज़ पे। ठीक है, गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज़ हैं तो उस पर अपने सजेशन देते हैं। इसके अलावा क्या है, काफ़ी जो ड्राफ्ट पॉलिसीज़ हैं वो सिटीजन से हम लेते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी सिटीजन्स हैं वो अपनी सजेशन देते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे दिया, डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी पे, तो इनसे हम क्या करते हैं, कुछ हम सजेशंस लेते भी हैं। इसके अलावा जैसे क्राउड सोर्सिंग होगी लोगोस की, टैगलाइंस की ऑफ की नेशनल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जैसे क्या क्या स्वच्छ भारत का लोगो होना चाहिए, डिजिटल इंडिया कैंपेन का क्या मतलब कि लोगो होना चाहिए। तो ये सब हम क्या करते हैं, ये सब हम मतलब कि वहाँ से सजेशंस लेते हैं। फाइन। तो इसके अलावा क्या है, हम क्या करते हैं, देखो गवर्नेंस का मतलब क्या है, मतलब हम सिटीजन्स को एंगेज करें। और हम अगर हम गवर्न बेटर वे में करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हम एक तो फिजिकली आप फैला रहे हो। फाइन। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू बना रहे हो, थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जैसे आरोग्य सेतु ऐप हो गया, कोविन ऐप हो गई, ये सब का एम क्या है, बिकॉज क्या हमें क्या करना है, हम सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एनकरेज कर सके कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। फाइन। और इसे हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं। फाइन। द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस इज कॉमनली नोन एज द ई गवर्नेंस। इसके थ्रू क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस मतलब कि इसके थ्रू मतलब ई गवर्नेंस के थ्रू क्या, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो हम सिटीजन्स को अवेलेबल कराते हैं कन्वीनियंट मैनर पे, एफिशिएंट मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में। कहाँ पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसके अलावा एक ई क्रांति को इम्प्लीमेंट किया, जिसका मतलब है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2, जिसके अंदर क्या है, हम गवर्नमेंट के सर्विसेज डिलीवर करेंगे सिटीजन्स को कब, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है वो क्या करती है, सिटीजन्स को एम्पावर करती है कि वो पब्लिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब क्या, उसके डिसीजंस हैं वो आगे रख सकती है, और वो क्या कर सकती है और ज़्यादा, मतलब अपनी डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सभी को अपना हक है, तो वहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस को वो ज़्यादा बढ़ा सकती है। फाइन। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से क्या होता है, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्री की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी स्ट्रॉन्गर बनती है, गवर्नमेंट और ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और हमारी जो पब्लिक पॉलिसीज और सर्विसेज होती है वो भी अच्छे वे में बनती है। फाइन। नेक्स्ट है हैवी रेन ट्रिगर फ्लड एंड द लैंडस्लाइड्स इन द वेस्टर्न इंडिया। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, एनवायरनमेंट में कवर होगी, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कवर हो सकती है। अब आपको पता है जैसे मानसून आता है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वैसे तो थोड़ा लेट आता है, और जब आता है तो बहुत भारी बारिश आती है। तो अभी वेस्टर्न इंडिया में इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल क्यों हो रही है, सबसे पहले क्या, टोपोग्राफी इस तरह की ऐसी है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न इंडिया की। जैसे जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो एक तरह का की बैरियर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मतलब मानसून विंड्स, मतलब जो मानसून विंड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रेन होती है, वो वहाँ से लेके आता है। मतलब कि देखो, आपको पता होगा मानसून सबसे पहले केरला के तट पे आता है, और वो मानसून किस वजह से आता है, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं क्योंकि साउथ वेस्ट विंड से आता है। तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से क्या होता है, वो इस तरफ आ जाता है। तो इसके अलावा क्या, जो माउंटेन की जो स्लोप होती हैं वो डायरेक्टली क्या करती हैं, प्रेसिपिटेशन करती हैं। मतलब गाइस, ये तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि वेस्टर्न इंडिया में जो मानसून आता है उसके क्या क्या फीचर हैं। फाइन। तो सबसे पहले क्या है, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो एक तरह का बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, वो उनको रोक लेता है। और माउंटेन की जो स्लोप ऐसी होती है वो डायरेक्टली क्या करता है,
प्रेसिपिटेशन को अपनी तरफ ले लेता है। वेस्टर्न घाट्स के अरेबियन सी कोस्ट से पैरेलल में चलते हैं और नियर अबाउट महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर से सिर्फ 1600 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। अभी क्या ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि आपको पता होगा वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, लेकिन स्टिल हैवी रेन हो रही है। तो इसका एक मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जैसे ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन होगा, तो जो मॉइस्चर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज होगा। और अब की ऑफकोर्स अब मॉइस्चर अल्टीमेटली किसकी वजह से आएगा, वो एज द से प्रेसिपिटेशन आएगा ही आएगा। इसके अलावा वेरियस एजेंसीज चाहे नासा, उन्होंने एक ओशनोग्राफिक डाटा को रिलीज़ किया था जिन्होंने बोला था कि अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बारिश के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा जितना भी सी वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ता रहेगा तो वहाँ पे क्या है, जो इस एरिया में जो मॉइस्चर है वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। इसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, एरोसोल्स, जिसकी वजह से मतलब लोकल में क्या काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, फाइन, लोकल एरिया में, तो छोटे छोटे एरिया में, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, ऑफकोर्स सबसे पहले लैंडस्लाइड्स के इवेंट बढ़ेंगे, फ्लैश फ्लड्स का रिस्क हो जाएगा। फ्लैश फ्लड का डेफिनेशन क्या आप मुझे बताओगे? खैर मैं आपको बता देती हूँ, फ्लैश फ्लड्स वो इवेंट्स होते हैं जो लोकल इवेंट्स होते हैं, मतलब कुछ एक एरिया पे होते हैं और स्पेशली आपको हिली एरियाज में मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है, 1-2 घंटे में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वहाँ पे फ्लड टाइप का रीज़न बन जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ डैम्स और ओवरफ्लोइंग स्टॉर्म ड्रेन्स इन द अर्बन एरिया। दूसरी बात क्या है, इन एरियाज में एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगा। अभी क्या जो असम और मिजोरम है वो जो अपना आप में बॉर्डर शेयर करता है, वो नियर अबाउट 164.6 किलोमीटर बॉर्डर का शेयर करता है और इन बॉर्डर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, अब दोनों स्टेट्स के, ठीक है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह सबसे पहले क्या, कॉलोनियल लेजेसी। जो मिजोरम है वो बिलीव करते हैं जो बाउंड्री है वो, अब मतलब कि क्या है, मतलब जैसे चाइना और इंडिया, उनका भी ये मानता है, चाइना कुछ बाउंड्री कंसीडर करता है, इंडिया बाउंड्री कुछ और कंसीडर करता है। उसी तरह असम और मिजोरम के भी लोग ऐसे हैं, मिजोरम कुछ और अपनी बाउंड्री को कंसीडर करता है और असम अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करता है। मिजोरम बोलता है कि बाउंड्री जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो 1875 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो कि किसके अंडर था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। जबकि असम बोलता है कि नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैप जो ड्रॉ किया गया है वो हमारी 1933 के डिमार्केशन पे की गई है, मतलब कि असम 1933 के अकॉर्डिंग मानता है और जो मिजोरम है वो 1875 के अकॉर्डिंग मानता है। दूसरा क्या है, फॉल्टी बॉर्डर डिमार्केशन। अब इसके अलावा क्या है, जो असम है वो मतलब कि जो निकला था वो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में से निकाला गया है, ठीक है। और उनको अच्छे से कभी डिमार्क नहीं किया, मतलब कि कभी उससे निकाला कभी किसी और स्टेट से निकाला, तो वो प्रॉपर उसका जो बॉर्डर है वो डिमार्क नहीं किया गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, हर एक तरफ से क्या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मतलब कि सिर्फ मिजोरम के साथ नहीं और स्टेट्स के साथ भी इनका डिस्प्यूट चलता रहता है, फाइन। एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि जो ये स्टेट्स हैं उनको बड़ी जल्दी जल्दी हमने क्या किया, इन स्टेट से असम को निकाला है और हमने रियलिटी पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये जो लड़ाइयाँ हैं वो जो डिस्प्यूट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं अभी तक कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू जो स्टेट्स हैं वो अपने इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल डाउन कर लें। अब गाइस 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जिसमें असम और मिजोरम को लेकर लड़ाई होती है, तो आपको पता होना चाहिए, एजावल, कोलासिब और ममित। मतलब थोड़ा सा देख लो, अगर आपको लर्न होते तो बढ़िया बात है। मेजर्स क्या होने की, सो दैट हम डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करें। एक हमें बाउंड्री कमीशन को सेटअप करना चाहिए अंडर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, सो दैट हम प्रॉपर बाउंड्रीज को डिमार्क कर सके। हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन फाउंड आउट करना पड़ेगा किसके अंडर, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, सो दैट हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग डिमार्क मतलब कि कंसीडर ना करें, फाइन। इसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको मीडिएटर की तरह एक्ट करना चाहिए अगर वहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट हो रहे हैं, और उनको एक इंटर स्टेट काउंसिल को यूज़ करना चाहिए, सो दैट हम दोनों स्टेट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। इसके अलावा हमें रीजन को और डेवलप करना होगा, जिसमें हमें लोगों को और ज़्यादा बोलना चाहिए कि अपनी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करो, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, लोकसभा पासिस द 2 बिल्स। तो कही थी जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में करोगी अंडर जीएसटी। सबसे पहला है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो गाइस ये जो बिल आया है 2020 का, वो क्या करेगा, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 को क्या करेगा, अमेंड करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो ऐसी कंपनीज हैं जो फैक्टरिंग बिजनेस में एंगेज हैं उनके स्कोप को हम क्या करेंगे, वाइडन करेंगे, फाइन। फैक्टरिंग एक ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे कोई भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो अपने रिसीवेबल्स को बेचती है कस्टमर को टू अ थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब कि फैक्टरिंग इज अ ट्रांजेक्शन वेयर अ बिजनेस एंटिटी सेल इट ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ कस्टमर टू अ थर्ड पार्टी विच इज़ अ फैक्टर फॉर इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ फंड्स आइदर इन पार्ट ऑफ अ फुल। एक सेकेंड गाइस।
यस। अब गाइस अभी रिसीवेबल्स क्या है, आई होप मतलब कि जैसे हम पढ़ते हैं जैसे एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज को क्या होता है, अगर कभी एमएसएमईज को फंड्स की कमी हो या उसको फंड्स रेज करने हो तो वो क्या करते हैं, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को बेच देते हैं, ठीक है, ट्रेड्स बोलते हैं। उसी तरह क्या होता है, फैक्टरिंग एक तरह का ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कोई बिजनेस एंटिटी हो गया या कोई भी एमएसएमईज है, अगर उसको अपने ट्रेड्स बेचने हैं तो वो कस्टमर को बेच देती है एक थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उनको फंड्स चाहिए कुछ पार्ट में या पूरे, ठीक है। तो ये जो काम किया जाता है वो एक फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के अंडर किया जाता है, जो इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है, फाइन। और इसमें क्या होता है, फैक्टर्स को रजिस्ट्रेशन करते हैं या जो भी सब राइट्स ऑब्लिगेशन, ये सब इस एक्ट के अंडर होता है। अमेंडमेंट से क्या होगा, हम अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हम स्पेशली जो एमएसएमई है, दैट इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब वो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उन्हें हम और ज़्यादा रेवेन्यूज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं, टाइम उनको पैसा दे सकते हैं अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, स्पेशली थ्रू द ट्रेड्स, जो मैंने आपको बताया, दैट इज द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसके अलावा इससे क्या होएगा, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स उनकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम होएगी और वो स्मॉल बिजनेसेस को हम ज़्यादा अच्छे से ग्रेटर असेस पहुंचा सकते हैं, किसका, क्रेडिट का, या फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से पहुंचा सकते हैं और उन्हें टाइम पे उनके पेमेंट दे सकते हैं अगेंस्ट द रिसीवेबल। मतलब कि अगर कोई एमएसएमई ट्रेड्स इशू कर रही है तो ऑफकोर्स इसके बदले में वो अपना पैसा लेगी, तो वो पैसा हम उनको टाइमली मैनर में दे सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई को भी एम्पावर करेगा कि वो इस तरह में रेगुलेशंस बना सके विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टरिंग बिजनेस, फाइन। तो ये तो एक पहला बिल हो गया। दूसरा बिल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मैनेजमेंट बिल 2021। बिल ने डिक्लेयर किया कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, जो कि कुंडली हरियाणा में है, और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि तमिलनाडु के थांजपुर में है। और ये दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, वो अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन चुके हैं। तो गाइस ये दोनों इंस्टीट्यूट क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों इंस्टीट्यूट के नाम पता होना चाहिए। आईएनई मतलब कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन डेवलपिंग द हाईली स्किल्ड पर्सनल, मतलब कि वहाँ पे जो भी लोग अगर पढ़ रहे हैं या जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्किल हैं, ठीक है, अपनी अपनी कंट्री स्टेट में, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में नेशनल इंपॉर्टेंस के, हर एक जहाँ पे भी उसको नेशनल इंपॉर्टेंस मिले, इसका मतलब दैट इज़ अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, बिकॉज वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग द हाईली स्किल्ड पर्सनल विद इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कंट्री और स्टेट। अगर किसी इंस्टीट्यूट को हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास कर देते हैं। गाइस ये एक डायरेक्ट एक मतलब कि क्वेश्चन पूछ के आपसे एक लाइन में पूछ सकते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर हम नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करते हैं तो क्या उसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है, पार्लियामेंट में नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, यस, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है जो उस इंस्टीट्यूट को स्टेटस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिना एक्ट पास करे आप उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट कुछ को क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है बिफोर डिक्लेयरिंग इट अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो इंस्टीट्यूट है कुछ करिकुलर प्रोविजन फॉलो करते हैं रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल जैसे कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, फूड बायो टेक्नोलॉजी, जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको फिल कर सके। राज्यसभा ने ऑलरेडी इस बिल को पास कर दिया था मार्च में, और अभी वहाँ से पास होकर लोकसभा में आया था, तो लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया, फाइन। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रिटायरिंग द ओल्डर कोल जनरेशन एसेट्स कुड सेव ₹37,750 crore स्टडी। तो गाइस ये जो इकोनॉमी में कवर होगा, इन्होंने बोला है कि जो हम पुराने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे कोल को जनरेट करने में, अगर हम उन्हें बेच दें या हम उन्हें डिसमिस कर दें तो उससे हम इतना करोड़ पे बचा सकते हैं। अब ये स्टडी किसने करी है, स्टडी बाय द काउंसिल ऑन द एनर्जी एनवायरनमेंट एंड द वाटर सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस। तो उन्होंने बोला इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अभी 300 गीगावाट है, जिसमें से जो 35 गीगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो 25 साल से पुराने हैं और हमें उनको डीकमीशन करना चाहिए, अब उनको रिटायर करना चाहिए। फाइंडिंग्स क्या है, सबसे पहले क्या, अगर हम ओल्ड प्लांट्स को क्लोज कर देंगे तो उससे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो पुराने प्लांट्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी पुरानी है तो वो ज़्यादा पावर को, कोयले को कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो न्यूअर प्लांट्स हैं, ठीक है। मतलब कि पावर वो उतनी जनरेट कर रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा कोयला कंज्यूम कर रहा है और जो नए प्लांट्स हैं वो कम कोयला कंज्यूम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी रिड्यूस कर सकते हैं और कंट्री की जो एयर है उसको क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने सोइल एंड वाटर पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा बोला कि अगर हम जो ओल्ड जनरेटर्स हैं उनको हम डिसमिस कर देते हैं तो इससे हम अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं नियर अबाउट 102 बिलियन रुपीज़ की, जो हम पोल्यूशन कंट्रोल पे, मतलब कि
ये तो हम डायरेक्टली बचा रहे हैं। दूसरा, हम पोल्यूशन कंट्रोल पे जो हमने इतनी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उससे भी हम 102 बिलियन रुपीज़ क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो इनएफिशिएंट कुछ इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम उनको क्लियर कर दें, डिसमिस कर दें, तो उससे हम क्या करेंगे, और इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में कर सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अपग्रेड्स एक्सेट्रा में। फाइन। अब आप देख सकते हो कि कोयल प्लांट से या फिर इस तरह के थर्मल पावर प्लांट से कौन से एमिशन मेनली आते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एमिशंस हो गए, ठीक है, इसके बाद सल्फर एमिशंस आ गए, या फिर कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं जैसे फ्लाई ऐश हो गया, कार्बनेशियस मटेरियल हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, या फिर और तरह की ट्रेस गैस, ठीक है। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है वो नियर अबाउट इंडिया का 70% कोयल को कंज्यूम करता है। अब आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम कोयल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें। सबसे पहले सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मैंडेटरी करी है फॉर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। तो सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या है, इसमें जो पावर प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, जब वाटर अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाएगा अंडर हाई प्रेशर, कितना हाई प्रेशर, 22 मेगा पास्कल, और टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस, वो सुपर क्रिटिकल हो गया। इस पॉइंट पे एनर्जी चाहिए होगी जिसमें हम वाटर को स्टीम में चेंज कर देंगे, और वो जो एनर्जी होगी वो कम, मतलब कि अगर आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम नहीं कर रहे हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कम खर्च होगी, ठीक है। इसलिए फिर लेस कोयले की कम ज़रूरत पड़ेगी टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग द प्लांट एफिशिएंसी। 2015 में भी एमिशन नॉर्म्स आए थे जिसको नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, जिसमें पार्ट पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की थी फॉर ऑल द पावर प्लांट। इसके अलावा जो परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम है वो भी लेके आए हैं अंडर द नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ है यूएस कॉम्बैट फोर्सेस टू लीव इराक बाय द एंड ऑफ ईयर। अभी यूएसए ने ऑलरेडी जो फोर्सेस हैं उन्होंने ऑलरेडी किया, ये अफगानिस्तान को छोड़ दिया और इस साल के एंड तक इराक को भी छोड़ देंगे। अभी के जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है उन्होंने बोला है कि जो यूएस फोर्स है वो अपने जो कॉम्बैट मिशन जो उनके इराक में चल रहे हैं वो इस साल के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो अभी तक भी इराक की जो मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग और एडवाइस करते रहेंगे, ठीक है। एक सेकेंड यार। फाइन। तो हाँ, तो यूएसए की जो फोर्सेस है वो इराक को छोड़ देंगी, लीव कर देंगी, लेकिन उनके जो इराक के मिलिट्री उसको कंटिन्यू ट्रेन और एडवाइस करेगी। अभी वो करंटली क्या है, इराक में 250, मतलब इराक में अभी यूएसए के 2500 यूएस ट्रूप्स हैं जो वहाँ के लोकल फोर्सेस को हेल्प कर रही हैं। फाइन। और विच वाइट रिमेन्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट ग्रुप। यूएसए के जो फोर्सेज हैं उन्होंने इराक में इन्वेड किया 2003 में। वो क्यों किया था, सो दैट वहाँ के जो प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन थे उनको ओवरथ्रो करने के लिए, वहाँ से भेजने के लिए, और वहाँ पे कुछ इराक में कुछ वेपन्स थे जो कि मास डिस्ट्रक्शन वाले थे, उनको एलिमिनेट करने के लिए यूएसए के जो कॉम्बैट ट्रूप्स थे वो इवेंचुअली थोड़े थोड़े मतलब कि धीरे धीरे 2011 से विड्रॉ करने लगे थे, लेकिन इराक की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही अगले 3 साल बाद वो दोबारा इराक में आ गए थे, ठीक है। जब आईएसआई के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने उनकी कंट्री को इन्वेट कर दिया। मतलब कि सिंपल बात है, पहले यूएसए के ट्रूप्स इराक में इसलिए आए थे सो दैट वहाँ पे कुछ वेपन्स थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको ओवरथ्रो करने के लिए। फिर उसके बाद वो 2011 में जब चले गए तो इराक की गवर्नमेंट ने खुद बुलाया कि यार तुम आ जाओ। फाइन। नेक्स्ट है इंडिया टू एक्सप्लोर द इंडिजीनियस डिपॉजिट्स ऑफ द फोस्फेटिक रॉक। अभी क्या इंडिया प्लान कर रहा है कि वो क्या करेगा, फोस्फेटिक रॉक देखेगा कि अपने इंडिया में कहाँ पे है, और पोटैश देखेगा, सो दैट हम अपनी इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है हम उनको प्रोवाइड करवा सके ताकि वो एक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सके। आपको पता होना चाहिए इस प्रोड्यूसर फर्टिलाइजर का नाम डीएपी, दैट इज़ द डाई अमोनियम फोस्फेट, एसएसपी दैट इज अ सिंगल सुपर फोस्फेट, एनपीके आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन फोस्फेट पोटेशियम, एमओपी दैट इज अ म्यूरेट ऑफ पोटैश। फाइन। तो रॉक फोस्फेट एक तरह का रॉ मटेरियल है अगर आपको डीएपी और एनपीके फर्टिलाइजर्स बनाने हैं। फर्टिलाइजर की जो मिनरल रिसोर्स डिपॉजिट है वो हमारे कहाँ इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में। इसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, वो भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के हीरपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, मसूरी सिंक्लाइन, और आंध्र प्रदेश के कुद्धापल्ली में। फाइन। नेक्स्ट है कांडला SEZ दैट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी क्या जो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुका है जिसने इंडिया की जो ग्रीन बॉन्डल काउंसिल की ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज़ वो अचीव कर लिया। मतलब कि
प्लैटिनम रेटिंग क्या की है, अचीव करी है। IGBC दैट इज़ द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये CII का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए किसका पार्ट है। फाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो 2001 में फॉर्म किया गया था। इसका एम क्या है, हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बिल्ड कर सकें सभी के लिए, और इंडिया को ग्लोबल लीडर बना सकें इन सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट बाय 2025। अगर हमने कांडला को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करें, ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेके चल रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी के गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और किस किस स्टेट में, एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु। तो गाइस दोनों स्टेट के नाम आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली के दोनों की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कुछ लैंड को एक्वायर किया है, सो दैट हम क्या कर सकें, वहाँ पे दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ले सकें। फाइन, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका एम क्या है कि हम क्या कर सकें, अपनी डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है या इकोसिस्टम उसको डेवलप कर सकें, और हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा बिल्डअप कर सकें, और प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें, इंक्लूडिंग द MSMEs एंड द स्टार्टअप। इसके अलावा क्या है, अब हम क्या करेंगे, जो भी ये लोग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, मिसाइल सिस्टम या रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ भी, इन सब पे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। गवर्नमेंट क्या ने बोला है कि वो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप करेगी, सो दैट हम कंट्री में रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके। आपने देखा होगा अपने इंडिया में, मतलब कि कोई बस बीटेक तक या फिर बैचलर्स डिग्री के बाद बाय बाय नौकरी करो, दैट्स इट। लोग बोलते हैं इतना पढ़ के क्या करेंगे, क्या करोगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है ताकि हम इंडिया में रिसर्च का क्या कर सकें, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। और ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, रिसर्च को मतलब कि बूस्ट करना है, ठीक है, लोगों में इनकरेज करना है कि आप पढ़ो। ये नहीं कि भी बैचलर होती है अपनी UPSC की तैयारी करो। फाइन, पर्टिकुलरली कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ पे रिसर्च जो कैपेसिटी है वो अभी न्यू स्टेज पे है। फाइन, NRF एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है जो हमारा, ये क्या करेगा मेनली, जैसे इंस्टीट्यूट्स जो कि जैसे IITs हो गया, NITs, मतलब कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हो गया, उनको लिंक करेगा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से। फाइन, टोटल जो प्रपोज आउटले है इसके लिए 50,000 करोड़ है अगले 5 साल के लिए। थाने क्रीक एज द रमसार साइट। अभी क्या जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया है कि जो थाने क्रीक है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, और उसका जो सराउंडिंग इकोसिस्टम जोन है उसको रमसार साइट में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। रिसेंटली महाराष्ट्र में 2 रमसार साइट हैं, आपको पता होना चाहिए, एक नाशिक के नंदूर माधमेश्वर और दूसरा लोनर क्रेटर लेक है, ये बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है। जो रमसार साइट है वो वेटलैंड साइट होती हैं, मे भी आपको पता होगा, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। कोई भी चीज़ को हम रमसार जो साइट करते हैं तो इसका मतलब वो मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करना है। और अगर किसी को, अब हम क्यों करते हैं, जो 2 फरवरी 1971 को रमसार कन्वेंशन साइन हुआ था, वो कहाँ पे, रमसार में ही हुआ था, जो कि किसकी सिटी है, ईरान की। फाइन फाइन, तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं उसको, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें क्या करते हैं, कुछ वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं फॉर द ग्लोबल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021, कब तक चलेगी, 26 जुलाई से 6 अगस्त। इंडियन नेवरशिप जो तलवार है वो पार्टिसिपेट कर रही है इस एनुअल मैरिटाइम एक्सरसाइज में, जो कंडक्ट करवाई जा रही है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में। 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, USA, UK, इंडिया, और काफ़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटरनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंटरपोलिस, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इस एक्सरसाइज का फोकस ये है कि ईस्ट अफ्रीका के कोस्टल रीजन में, और इसमें हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट कैपेसिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी को हम प्रमोट करेंगे, और रीजनल नेवीज़ के बीच में एक दूसरे मतलब कंट्री की नेवी के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी या कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करने की बात करेंगे। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।